हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन टर्म। डिमांड फंक्शन टर्म बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन को, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि क्वांटिटी डिमांडेड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक नॉर्मल टर्म में हम बात करें कि डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो डिमांड प्राइस पे फैक्टर पर डिपेंड करती है, इनकम फैक्टर पर डिपेंड करती है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पर डिपेंड करती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, यही डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से, देखिए इसमें लिखा हुआ है, अ डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड एंड इट्स डिटरमाइनिंग फैक्टर सच एज प्राइस एंड इनकम। तो ये प्राइस एंड इनकम तो खाली दो ही लिखे हुए हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी होते हैं। तो डिमांड फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो क्या डिफाइन करती है, एक रिलेशनशिप को किस किस के बीच में, एक क्वांटिटी डिमांडेड में, किस चीज के लिए, गुड्स के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स के बिहाफ पे, प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और अदर फैक्टर्स के बिहाफ पे। तो यहाँ हम अगर फॉर्मूला टर्म में देखें तो क्यू डी लिखा हुआ है, क्यू डी इक्वल टू फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी वाई पी आर टी एंड ए। अब इनका मतलब क्या है, देखो क्यूडी से मतलब है, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड से मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में क्या है। एफ से जो मतलब है वो क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, इसको फैक्टर भी बोल लेते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स, वाई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर इनकम और पी आर स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं। टी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अगर थोड़ा ब्रीफली इनको डिस्कस करें तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के बिहाफ पे आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है मार्केट में, वो डिपेंड करती है और वो अफेक्ट भी करती है। तो यही रिप्रेजेंट करता है डिमांड फंक्शन को। इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो देखिए, किसी एक प्राइस पे कुछ एक मार्केट में डिमांड होगी, तो इसी टर्म को दो टर्म में डिवाइड कर दिया है, एक इंडिविजुअल पे और एक मार्केट डिमांड पे। किस किस तरीके से है, पहले थोड़ा सा डिमांड शेड्यूल की बात करें। डिमांड शेड्यूल में इसमें डेफिनेशन टर्म में लिखा हुआ है, इट इज अ शेड्यूल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट द डिफरेंट प्राइस, दस इट इज अ लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट क्वांटिटीज, कि किस प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड रह सकती है। दो फैक्टर्स, इंडिविजुअल और मार्केट। तो पहला इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ, इट इज अ शेड्यूल और अ लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ डिफरेंट प्राइस। मतलब किसी अगर एक्स पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी एक्स पर्सन किसी एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज को परचेज कर रहा है, और उस एक्स पर्सन के प्राइजेस में चेंज हो जाने पे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ शेड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए कि प्राइस ऑफ अ मैंगो पर केजी 5 रुपीज पर केजी मैंगो के प्राइस हैं, तो 1 केजी की उस बंदे के लिए, किसी एक्स पर्सन के लिए डिमांड है। अगर प्राइस 5 रुपीज पर केजी हो जाते हैं तो डिमांड 2 केजी हो जाती है। ऐसे ही डिमांड प्राइसेस अगर कम होते चले जाते हैं, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो जो मार्केट में उस इंडिविजुअल के लिए डिमांड है, उसके लिए डिमांड बढ़ती चली जाती है, और 1 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसकी डिमांड लास्ट में क्या हो जाती है, 5 केजी। तो ये एक एजम्पशन बेस है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी कंज्यूमर के माइंड सेट में ऐसा है कि अगर प्राइस कम होते हैं और उसको मैंगोज पसंद है, तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो हम वहां पे बात कर रहा था इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल के बारे में, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सबकी कंबाइंड बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ, इट इज अ शेड्यूल और अ लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which all the consumers are willing to purchase at different prices of that product in the market। ए बी परचेस कर रहा है, बी भी परचेस कर रहा है, सी भी परचेस कर रहा है, डी भी परचेस कर रहा है, और अलग अलग प्राइस पे परचेस कर रहा है। तो कंबाइन कितना परचेस कर रहा है, और उनके प्राइसेस चेंज होने पे उन सब के लिए क्या क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं, तो यहाँ उसकी बात करते हैं। सपोज देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर इन द मार्केट। एक एजम्पशन बेस्ड कंडीशन ली हुई है कि अगर किसी भी मार्केट में 2 कंज्यूमर हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, इन दिस कंडीशन मार्केट डिमांड शेड्यूल विल बी एज बिलोज। यहाँ एक कंडीशन ली हुई है कि प्राइस ऑफ अ मैंगो 5, 4, 3, 2, 1 किसी एक्स पर्सन के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4, 5 जो अभी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड बाय मिस्टर वाई, यहाँ पे एक बंदा और ऐड कर लिया वाई। अब इसकी बात करें तो इसकी डिमांड क्या है, इसी प्राइस पे इसकी डिमांड है 2, 3, 4, 5, 6।
तो इसकी डिमांड अलग है और इसकी डिमांड अलग है। अब मार्केट डिमांड की बात करते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 3, 5, 7, 9, 11। तो ये जो 3, 5, 7, 9, 11 है, ये क्या है, ये मार्केट डिमांड है। अब ये मार्केट डिमांड का बेसिस क्या है, ये प्राइस ऑफ मैंगो पर केजी। तो ये तो प्राइस है, अब ये प्राइस कम होते जा रहे हैं और मार्केट की जो टोटल दो बंदों के लिए डिमांड है वो इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल को। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, और ये मार्केट डिमांड कर्व को। ये क्या कहना चाह रहा है, एक एजम्पशन बेस्ड ग्राफ है कि मान लीजिए प्राइस 1 है और डिमांड 5 की है, प्राइस इंक्रीज हो गए तो डिमांड 4 की हो गई, प्राइस और इंक्रीज हो गए, डिमांड 3 की हो गई, प्राइस 3 से 4 हो गए, डिमांड 2 की हो गई, प्राइस 4 से 5 हो गए, डिमांड 1 की हो गई। ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं। और वहीं पे मार्केट के लिए बात करें तो मार्केट बेस क्या है कि अगर प्राइस 1 है तो डिमांड आपकी 11 है अराउंड, और प्राइस 2 हो गए तो 2 के साथ डिमांड जो है 9 है, और प्राइस 3 हो गए तो डिमांड जो है 7 है, और 4 हो गए तो डिमांड 5 है, 5 हो गए तो डिमांड 3 है। तो ये एक एजम्पशन बेस है, कंडीशन बेस है, जहां पे अलग अलग लोगों की, सारे लोगों को कंबाइन करते हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ मार्केट डिमांड कर्व, और जहां एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व से क्या मतलब है कि डिमांड कर्व से मतलब है कि अगर हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं तो इसके बिहाफ पे जो कर्व है वो किस तरीके से डिजाइन होती है, किस तरीके से ड्रॉ होती है। तो यहाँ डिमांड कर्व के बारे में लिखा हुआ है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफ इलस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय at that price. It typically slopes downward from left to right, reflecting the law of demand, which state that as price rise, डिमांड फॉल्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कर्व। अभी अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर नॉर्मल ग्राफ की बात करते हैं तो वो ड्रॉ किस तरीके से होता है, वर्टिकल कंडीशन ग्राफ में क्या कहती है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन क्या कहती है, और कर्व क्या कहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये तो वर्टिकल एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इनके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वर्टिकल रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो वर्टिकल है ये प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, और हॉरिजॉन्टल की बात करें रिप्रेजेंट द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर रही है। और द कर्व की बात करें, अ लाइन और कर्व प्लॉटेड टू कनेक्ट वेरियस प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है कि 10 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है, 10 प्राइस है तो 5 है, 20 है तो 3 है, और 30 है तो 2 है, और 50 है तो 1 है। तो इनको सबको कनेक्ट करने पे ये एक लाइन ड्रॉ होती है, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो ये वर्टिकल था, यहाँ प्राइस रिप्रेजेंट हो रहा था, ये हॉरिजॉन्टल था, यहाँ क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही थी, और जब प्राइस और क्वांटिटी को हमने कंबाइन कर दिया और उसके बेसिस पे जब ये कर्व ड्रॉ करी तो ये क्या है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म डिमांड कर्व। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड की जो कर्व है वो किस तरीके से शिफ्ट हो सकती है। तो अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व अकर्स व्हेन अ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट चेंजेस altering the quantity demanded at every single price point, unlike a movement along the curve which is caused solely by the change in the product's own price. A shift indicates a fundamental change in consumer behavior. ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम कोई भी कंडीशन प्राइस और डिमांड की लेके चल रहे हैं तो वहां पे किस हिसाब से प्राइसेस में चेंज होने पे डिमांड में चेंज हो सकता है, और उसके बिहाफ पे किस तरीके से जो डिमांड कर्व है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें वाई एक्सिस पर प्राइस गिवन है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी गिवन है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल P1 से बात कर रहे हैं, P1 अगर किसी चीज का प्राइस है तो डिमांड है Q1। अब यहाँ P1 से प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। प्राइस कम होते हैं तो हमने पहले क्या पढ़ रखा है, प्राइस कम होती है डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्या हो गई, यहां से यहां बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया, डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम होने से क्या हुई है, डिमांड बढ़ गई, एक्सपेंशन हुआ है, डिमांड बढ़ी है। और अगर P1 से प्राइस इंक्रीज हो गए,
प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुए तो डिमांड बढ़ी नहीं, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। बढ़ने को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। तो नीचे अगर प्राइस कम हुए थे, डिमांड बढ़ी थी तो एक्सपेंशन, और प्राइस बढ़े और डिमांड कम हुई तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, यहीं पे ये इसी का रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। इट A1 to A2 होता है तो shows downward movement of demand in demand curve, and डिमांड इंक्रीजेज, डिमांड क्यों बढ़ी, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस कम हुए थे। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड इन डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउन मूवमेंट एंड डिमांड कर्व, ये डाउनवर्ड मूवमेंट ही तो है डिमांड कर्व में। उसके बाद A1 से A3 की बात करते हैं। ये क्या शो करता है, सोज अपवर्ड मूवमेंट, सोज अपवर्ड मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है डिमांड में, डिमांड कर्व का। उसके बाद डिमांड डिक्रीज, डिमांड कम क्यों हुई, डिमांड कम इस वजह से हुई क्योंकि प्राइस क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है डिमांड कर्व का, वो किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक कंडीशन और आती है इसमें, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व से मतलब है कि जो डिमांड कर्व एक आ रही थी, अभी तो हमने उसी में अपवर्ड और डाउनवर्ड देखा था, अब वो जो डिमांड कर्व है एक से अलग और रिप्रेजेंटेशन अपवर्ड में या डाउनवर्ड में किस तरीके से अलग अलग अपनी कंडीशंस को क्रिएट करेगी, एक ही स्पेस पे अप डाउन ना होके अपनी अलग अलग कैसे वो आइडेंटिटी क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट इन डिमांड में, चेंज इन डिमांड रेफर्स टू अ शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड कर्व, की पूरी डिमांड कर्व किस तरीके से चेंज होती है, यहाँ पे हम वो देखेंगे। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, कॉजेज बाई अ चेंज इन अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। भाई जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, अगर ये चेंज होते हैं तो इनके बिहाफ पे पूरी की पूरी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो सकती है। कैसे शिफ्ट होती है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं प्राइस, और वाई एक्सिस पे हम वाई एक्सिस पे सॉरी देख रहे हैं हम प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ प्राइस हम देख रहे हैं, ये प्राइस है, कोई फिक्स प्राइस है। अब फिक्स प्राइस पे ये जो ये कर्व देख रहे हैं, फिक्स प्राइस पे कुछ एक क्वांटिटी डिमांडेड है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिक्स प्राइस पर कुछ एक डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है, तो यहाँ पे ये डिमांड कर्व जनरेट हो गई। ठीक है, अब एक एजम्पशन बेस क्या लेके चल रहे हैं कि जिस कंडीशन पे प्राइस को हम लेके चल रहे हैं, जिन कंज्यूमर्स के लिए लेके चल रहे हैं, उन कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई। अब उन कंज्यूमर्स की इनकम अगर बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, वहां पे प्राइस फैक्टर को ध्यान न देके वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई। प्राइस फिक्स रहा लेकिन उनकी इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से उनके लिए डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइस वही है, तो डिमांड इंक्रीज हो गई, तो यहां से जो डिमांड कर्व है वो यहां पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये इनकम की बात रही। अब मान लीजिए उन्हीं कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ साल बाद या कुछ एक टाइम बाद उनकी इनकम क्या हो गई, जो पहले थी उससे भी क्या हो गई, कम हो गई। उससे भी कम हो गई तो डिमांड कर्व इन जहां पे थी उससे भी क्या हो गई, नीचे आ गई। तो ये एक नई डिमांड कर्व जनरेट हो गई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से डिक्रीज इन डिमांड हो गई, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इनकम बढ़ी थी उसी सेम प्राइस पे तो इंक्रीज इन डिमांड किस तरीके से इंक्रीज हुआ था। यहाँ पे सिर्फ इनकम फैक्टर ही नहीं आता, यहाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आते हैं। यहाँ कंपनी के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के बिहाफ पे भी ये चीज फैक्टर काम में आ जाते हैं या एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ एक प्राइस पे कुछ एक डिमांड तो थी, कर्व तो थी, लेकिन इनकम जैसे फैक्टर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जैसे फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जैसे फैक्टर, इन फैक्टर्स की वजह से उसी प्राइस पे डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, जिसको हम इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, और डिक्रीज इन डिमांड भी हो सकती है, जहां जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई, यहाँ डाउनवर्ड में और यहाँ अपवर्ड में। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म shift in demand curve. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.